सरफेस शुरू किया था। तो उसको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर रिफ्रैक्शन शुरू करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस में रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस लाइक कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेसेस के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मिरर कैसे हैं फार्मूला आप? बच्चों 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये मिरर फार्मूला कहलाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है मैग्निफिकेशन। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार, -v/u। ठीक है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन की मीनिंग Good थोड़ा सा morning, अलग sir. होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसमें देखिए माइनस और वैल्यू को अलग से रीड करना है। माइनस साइन आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, जैसे माइनस बता रहा है मैग्निफिकेशन, मान लीजिए माइनस आ गई तो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, और वैल्यू अगर एक से बड़ी है तो एनलार्ज है, एक से छोटी है तो डिमिनिश्ड है। इरेक्ट होगी और इन्वर्टेड होगी, ये तो साइन देके पता चल जाएगा। वर्चुअल और रियल के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रियल ऑब्जेक्ट है तो माइनस साइन का मतलब है कि रियल इमेज बनेगी, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो फिर उल्टा हो जाएगा जो रियल ऑब्जेक्ट के केस होंगे। ठीक है, हाँ, v हमेशा पॉजिटिव होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी वर्चुअल इमेज के लिए v हमेशा पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। और u तो आप जानते हैं कि u पॉजिटिव होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए और निगेटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो और v पॉजिटिव होगा हमेशा वर्चुअल इमेज के लिए, निगेटिव होगा हमेशा रियल इमेज के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ग्राफ देखे थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ये ग्राफ 1/v वर्सेस 1/u, बच्चों बता सकते हैं किस मिरर के लिए ये वाला ग्राफ था? दो ग्राफ हम लोगों ने इस तरह से प्लॉट किए थे। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव सर, कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव के लिए नीचे ये था वाला और ये कॉन्वेक्स के कॉन्वेक्स के लिए, लिए था। कॉन्वेक्स। अच्छा, जो इस मिरर को इसको हम लोग देख के क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के लिए किस टाइप की इमेज पॉसिबल नहीं है? कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए कॉनकेव ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से कॉन्वेक्स के लिए क्या हम लोग कह सकते हैं? रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज डज नॉट एग्जिस्ट। इमेज पॉसिबल नहीं है। हाँ, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज पॉसिबल नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम लोगों ने इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मीनिंग है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें डिस्कशन की थी। उसके बाद जो कुछ केसेस भी हम लोगों ने पढ़े थे, वो केसेस आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं उन केसेस का भी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन जाएगी बच्चों? फोकस पर से, फोकस पे बन जाएगी। फोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? सर सेंटर ऑफ फोकस और कर्वेचर के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। बिल्कुल, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड होगी या एनलार्ज? डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देंगे फिर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज है, इन्वर्टेड होगी। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे फिर क्या होगा? तो सेंटर ऑफ इन्फिनिटी पे बनेगी कर्वेचर के पीछे बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, इन्वर्टेड होगी, Enlarged होगी। एनलार्ज्ड होगी। ठीक है, Enlarged फोकस पे रख देंगे तो इन्फिनिटी भी बन जाएगी, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो फिर क्या होगा? फोकस और पोल के बीच में वर्चुअल इमेज बन जाएगी। वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट होगी और एनलार्ज्ड होगी। बिल्कुल। यस सर। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, जब भी आपके मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो एक से बड़ा है, मतलब आपको बोला जाए सवाल में कि इमेज 3 टाइम्स हो जाती है, इमेज 2 टाइम्स हो जाती है, तो दो केसेस पॉसिबल हैं। एक तो इस वाले केस के लिए भी एनलार्ज हो जाएगी और इस वाले केस के लिए भी एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, अंतर क्या रहेगा? इस वाले केस के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और इस वाले केस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इस हेलो सर, फोकस दिक्कत कर रहा है। फोकस दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड सही करते हैं। शायद अब नहीं करेगा, अगर फिर से कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, तो दोनों केसेस पॉसिबल है। और डिमिनिश्ड के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो डिमिनिश्ड मिलेगी। ठीक है, सेम साइज है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। उसके बाद आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट के केसेस कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो इन्फिनिटी पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहाँ पे मिलेगी बच्चों? अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे मिलेगी। अच्छा, और कहीं रखा है मान लीजिए बच्चों ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं और पे रख दिया, फिर क्या होगा? फोकस और पोल के बीच में मिलेगी। फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और नेचर क्या रहेगा?
वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, बहुत बढ़िया है ना, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। तो ये था कल इस पे चर्चा हुई थी बच्चों, अब आगे इसी पे डिस्कशन करेंगे, कुछ सवाल करते हैं, है ना, कुछ चीजें और आप लोगों को समझानी है। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बच्चों इससे पहले जो हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था। सर ये अंतर क्या होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में? बच्चों गेस करना चाहेंगे आप लोग, ट्रांसवर्स और मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या अंतर होगा? कोई भी अगर आप में से बताना चाहें। सर ट्रांसवर्स जो है मतलब वो हाइट के अलोंग ले रहे थे हम, राइट राइट, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेंगे। बिल्कुल। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कुछ एल लेंथ की ऑब्जेक्ट रखी यहाँ पे, ठीक है, एक एल लेंथ की आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी, और एक समझाने के लिए ले रहा हूँ, मान लीजिए इमेज आपको कुछ इस तरह से मिल गई, ठीक है, ये इमेज मिल गई। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है कि लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अलोंग द एक्सिस, यानी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आपको मिलेगी। तो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब इसको सर निकालेंगे कैसे? तो देखिए दो तरीके होते हैं, हम लोग दोनों तरीके पढ़ेंगे और कब कौन सा तरीका लगाना है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए मिरर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बच्चों दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी माइनस 1/u स्क्वायर डी यू, और फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कारण क्या है कि फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगी मिरर की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वांटिटी को उस साइड ले जाते तो बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर डी वी बराबर 1/u स्क्वायर डी यू। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये डीवी जो है ये आपको लेंथ ऑफ इमेज बताएगी, डीवी। डीवी का मतलब चेंज इन द इमेज पोजीशन, चेंज इन द इमेज पोजीशन मतलब ये, ठीक है। तो ये डीवी हो जाएगा, डीवी डिवाइडेड बाई डी यू। डी यू मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में। देखिए हम लोग यू इसको बोलते हैं ना कि किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पर अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो चेंज इन यू, डेल्टा यू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज इन यू और चेंज इन वी, ठीक है। तो डीवी अपॉन डी यू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो देखिए इसको माइनस एज इट इज रहने देते हैं, और वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वी अपॉन यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर ही मिलेगा। तो डीवी अपॉन डी यू, डीवी अपॉन डी यू बराबर माइनस ऑफ एम स्क्वायर, ठीक है, जहां पे एम होगा आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब बच्चों ध्यान सुनिए, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान सुन लीजिएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू इट्स पोजीशन। मतलब कहने का क्या हुआ सर, मैं समझाता हूं एग्जांपल से। मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि एक मिरर रखा है, कोई भी ले लीजिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, एक मिरर है और उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक 0.2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बताइए इमेज की लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर दूरी पे 0.2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, आप बताइए लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी? तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड है, डीवी बाई डी यू माइनस एम स्क्वायर लगा सकते हैं आप, वैलिड है, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है ना, 0.2 mm, ये 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? आ रही एकदम, ठीक है सर। तो अगर 10 सेंटीमीटर दूर पे बोला जाए कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर रखा है, तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। कारण क्या है कि जो दूरी है वो ऑब्जेक्ट के लेंथ के साथ कंपेरेबल है, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये कब लगा पाएंगे? जब दूरी के कंपेरेटिवली लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत कम है। सर हमें कैसे पता चलेगा? आप सवाल देख के पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा लिखा रहेगा 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, और ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ऐसा। लेकिन हाँ ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, फिर मत लगाइएगा।
उसको कैसे सॉल्व करना है कि सर अगर कंपेरेबल है फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं जब कंपेरेबल नहीं है, बहुत छोटा है, और उसके बाद फिर अगला एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसी सवाल को कर लेंगे हम लोग, आपको बताना है लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 0.1 mm दिया है, और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर पे है, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दे रखा है। सर बताइए। वहाँ फॉर्मूले में -m की जगह +m का स्क्वायर नहीं आएगा? कहाँ पे? यहाँ पे? यस सर। हाँ, देखिए ये v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का v बाई यू का, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस पहले से है, ठीक है, ये तो प्रूव हम लोग देखिए डेरिवेशन से लेके आ रहे हैं ना ये माइनस, और इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना, माइनस v ऑफ u का स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो सर आपने इसको ऐसा क्यों ओके लिखा? सर। ताकि इसकी जगह मैग्निफिकेशन लिख पाए, है ना, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला सही है, -m² ही आएगा। ओके सर। फोकल लेंथ बच्चों इसकी 6 सेंटीमीटर है। अब बताइए लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 0.1 mm है। हेलो सर। बोलिए। सर अभी कितना हुआ? अभी बस यही पहली स्लाइड है ये। बच्चों किसी का आंसर आ जाए, बताना चाहें तो बता सकते हैं आप। -1.5 आ रहा है, -0.15। -0.15, ठीक है। यस सर। वैसे ये माइनस साइन बच्चों कोई गेस करना चाहे या कोई एक्सप्लेन करना चाहिए, माइनस बताता क्या होगा वैसे, ये माइनस का क्या मतलब है? तो ये बता दो, रियल ऑब्जेक्ट है सर ये। रियल ऑब्जेक्ट है, ओके। -0.015 0.015, ओके। सेंटीमीटर। मिलीमीटर में आ रहा होगा ना, क्योंकि ये मिलीमीटर दे रखा है। यस सर, मिलीमीटर में आ रहा है। ओके मैंने बच्चों देखिए, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था। अच्छा ओके बच्चों देखिए ये ए बी है ना ऐसा, तो आपको बी ए मिलेगा, ठीक है। तो जो एंड मिरर के पास होगा वो दूर चला जाएगा, नेगेटिव साइन का ये मतलब है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने जिस ओरिएंटेशन में आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका ऑपोजिट आपको मिलेगा इमेज, ठीक है। ये होता है नेगेटिव का मतलब। और दूसरी चीज बच्चों ये हमेशा रहेगा, देखिए m का स्क्वायर है, मतलब ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो आप कहीं पे भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट, हमेशा ये मिलेगा आपको। ए बी रखेंगे तो बी ए मिलेगा आपको। जो एंड दूर होगा वो पास आ जाएगा, जो पास होगा वो दूर चला जाएगा। आंसर -4.4 -3 है। ओके चलिए, तो बच्चों देखिए इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, और सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो बच्चों मैग्निफिकेशन का आप फॉर्मूला निकाल लीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/u, ठीक है। हमें u और f दिया है, v की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, तो यहां से v का वैल्यू रख देंगे तो -mu हो जाएगा, v का वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो 1/mu प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/u कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/m बराबर 1/f, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों 10 सेंटीमीटर दी हुई है, मिरर के सामने रखा हुआ है तो -10 रख देते हैं, और 1 - 1/m का वैल्यू निकालना है, और फोकल लेंथ बच्चों सवाल में दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो -6 रखेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो 1 - 1/m, ये बच्चों आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 10/6, ठीक है, तो हो जाएगा 5/3, तो 1/m का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1 - 5/3, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, ठीक है, तो -2/3, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा बच्चों आपके पास -3/2 आया क्या बच्चों मैग्निफिकेशन कुछ इस तरह से, एक बार देखिए। यस सर ये याद है, यस सर ये आया था। ठीक, सर यही आ रहा है। अब Yes, sir. dv/du इज इक्वल टू -m², तो dv/du ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, इज इक्वल टू -m², तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, ठीक है, और फिर इमेज का लेंथ निकालना है, तो इमेज का लेंथ बराबर हो जाएगा -9/4 इंटू ऑब्जेक्ट का लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ बच्चों दे रखा है 0.1 mm, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -0.9/4 mm। अब बताइए बच्चों आप लोग कितना निकाले थे? मैं इसको ये स्क्वायर नहीं कर पाया, फिर स्क्वायर नहीं करा था, बस ये गलती हो गई थोड़ा सा। ओके ओके, ठीक है, बाकी बच्चों देख लीजिए, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा -0.9/4 mm। वो स्क्वायर करना भूल गए थे। ओके, और बच्चों जैसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो dv बराबर -0.225। हाँ बोलिए। सर ये माइनस के 3/2 मेरी m² की वैल्यू आ रही है, नहीं 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 नहीं, ये m की वैल्यू है, ये m की मेरी वैल्यू। m² की आ रही है। सर मैंने पहले ऐसे किया है, पहले v निकाला है, फिर v निकाल के बाद में जो आपने फॉर्मूला लिखाया था m² बराबर क्या था dv/du, फिर वहां पे मैंने v की वैल्यू पुट कर दी जो कि आ रही थी मेरी -15, और du की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 10 -10, तो 3/2 आ रहा है m²। नहीं नहीं, आपने v कितना निकाला बताइए? -15। -15 रखते हैं, देखिए, तो -15 आपने v का वैल्यू निकाला, और u का वैल्यू यस कितना सर, दिया है, देखिए -10 दिया हुआ है ना, 10 यस सर। ठीक है, अब इसका आपको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए फिर से वही बन जाएगा ना, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 5 से कैंसिल करेंगे 2, 5 से कैंसिल करेंगे 3, तो ये बन जाएगा 3/2, ठीक है, माइनस साइन और 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 बन जाएगा ना, वही बना है, देखिए dv/du बराबर -9/4 वही आएगा। तो सर ये स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि dv/du तो उसके m² के बराबर है ना। राइट, तो आप m निकालने हाँ के तो लिए करेंगे ना, आपका v का वैल्यू आया है -15, ठीक है, तो देखिए -v/u रखेंगे ना, तो यस सर, माइनस, और v का वैल्यू आपने -15 निकाला है, यस सर, सॉरी, हाँ v का वैल्यू -15 निकाला है, और u का वैल्यू -10 है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये -15/10 आएगा ना m, तो 5352, तो m का वैल्यू -3/2 आया आपका, है ना, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि dv/du इज इक्वल टू -m², तो m के वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, आ गया। चलिए बच्चों, अब ये तो हो गया सवाल जहां पे आपका ये वैलिड है कि dv/du इज इक्वल टू -m²। कुछ सवालों में ये वैलिड नहीं होगा, जैसे कि एक सवाल करते हैं जहां पे ये वैलिड नहीं होगा, फिर कैसे करना पड़ेगा उसको निकाल के एक बार देखते हैं। बच्चों हटा दूं स्लाइड अगर लिख ली हो आप सब, तो अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है सर। लिखिए लिखिए।
कुछ चेंज कर दिया है स्लाइड, लिख लिया आप सबने? हाँ सर। यस सर, हो गया। चलिए, अब कहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं? तो देखिए फिर से डेटा सेम रहेगा और मैं आपको बताता हूँ, आपको यूज़ करना है फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, सब कुछ लगाना है और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बताना है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, एक मिरर है, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट इसके एक्सिस पे रखा गया है, ये सेंटर ऑफ कर, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक ऑब्जेक्ट इसके एक्सिस पे रख दिया गया है सच दैट ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब कंपेरेबल है अगर पोजीशन के साथ, तो फिर आप नहीं यूज कर पाएंगे पिछला वाला फॉर्मूला। पिछला वाला फॉर्मूला जब पोजीशन के कंपेरेटिवली लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, यहाँ पे दोनों कंपेरेबल है। और मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को बोल देता हूँ कि उसका ये एंड ए जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और दूसरा एंड बी है, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। आपसे सवाल में पूछ दिया गया है फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बच्चों कोई बस अभी सॉल्व मत करिए, आप मुझे बताइए कि कैसे करना चाहिए इसको। अगर किसी के दिमाग में क्लिक हो रहा हो कि सर फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते बच्चों, अब क्या तरीका अपनाना चाहिए, कैसे किया जाए अब इस सवाल को? किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर ऐसे सोच सकते हैं, ये हमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बताना है, मतलब लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करनी पड़ेगी और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास सवाल में दिया ही हुआ है, यही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, लेंथ ऑफ इमेज कैसे फाइंड करें, कोई बताना चाहेगा बच्चों? सर इसमें जो ए वाला जो पॉइंट है वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, तो मतलब जो इसकी इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। बहुत बढ़िया। बट जो सर बी वाला पॉइंट है उसकी इमेज कहीं सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, तो जो बी वाले पॉइंट को है ना उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के उस पे वो लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, फिर उसकी पोजीशन निकाल लेंगे, फिर उससे लेंथ आ जाएगी। एब्सोल्युटली, देख बहुत बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सर ये देखिए जो ये ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसकी इमेज बनेगी। तो एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसा मान लेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, ए और बी। तो ए का इमेज निकाल लेंगे तो ए का इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगा, और बी का भी इमेज निकाल लेंगे तो बी का इमेज मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बी डैश बनता है, तो हम ये लेंथ निकाल लेंगे तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा। तो ए को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, बी को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए जहां पे आप पिछला फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं, तो जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के एंड्स हैं उनको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करिए, उनकी पोजीशन निकाल लीजिए, फिर उससे लेंथ ऑफ इमेज निकाल लीजिए और फिर आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो चलिए सॉल्व करिए। तो ए का इमेज तो यहीं पे बन जाएगा, बी का इमेज बच्चों मुझे निकाल के बताइए, फिर हम लोग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो बी का पोजीशन बच्चों मुझे बताइए निकाल के, सॉल्व करके। मैं भी सॉल्व करता हूं, फिर मैच करेंगे हम लोग। सर -40/3। ओके, -40/3 आ रहा है। सर -40/3। v का वैल्यू बच्चों -40/3 आ रहा है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 13.3 लिख देता हूं, ठीक है? -13.3 सेंटीमीटर। चलिए, -13.3 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर से 13.3 सेंटीमीटर दूर इसका बी पॉइंट मिलेगा। 13.3 सेंटीमीटर दूर बच्चों, तो देखिए जरा, फोकस हो जाएगा इसका 10 और सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका 20, तो यहाँ पे कहीं पे बीच में, यहाँ पे बी डैश कहीं पे मिलेगा, ठीक है? तो जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह की इमेज बनेगी ए से, और यहाँ पे बी डैश मिलेगा कहीं, ठीक है? तो ये बी डैश हो गया, ठीक है? 13.3 सेंटीमीटर दूर। तो मुझे बता सकते बच्चों कि लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा? लेंथ ऑफ इमेज 6.7। 6.7, ठीक है? तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए पूरी दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसमें से 13.3 घटा देंगे, है ना? तो 7, तो 6.7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ जाएगी 6.7 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 20,
ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी यूनिट नहीं रहेगी, 6.7 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके आगे बच्चों माइनस लगा देंगे क्योंकि इन्वर्टेड मिलेगी, हमने ए बी रखा था और ए डैश बी डैश मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे, तो ये इसका आंसर आएगा। अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेरेबल है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो फिर आप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सर बताइए। सर आपने लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे माना है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये गिवन है, मतलब ये प्रॉब्लम में गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है, तो एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर लेंथ का, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे प्लेस कर दिया गया है, इमेज की लेंथ बतानी है और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बताना है, तो ये गिवन है एक्चुअली प्रॉब्लम में 20 सेंटीमीटर। सर जो आपने यू की वैल्यू ली है वो समझ नहीं आ रही। कौन सी? -40। किसकी वैल्यू आपको समझ नहीं आ रही है? यू की। यू की ये वैल्यू? बी की पोजीशन के बारे में, बी की पोजीशन के बारे में सर, सेंटर सिर्फ उसको सिर्फ फोकल लेंथ को दुगना कर देंगे, फिर उसमें बी जोड़ देंगे सर, तो उससे निकल के आ जाएगी ना। अच्छा अच्छा, ये ओके पूछा है। अच्छा, ये बी मैंने कैसे 40 रख दिया, ये पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ। यस सर। तो देखिए यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक की दूरी 20 दे रखी है, ठीक है, ये क्योंकि फोकल लेंथ 10 है तो 10 का दोगुना 20 सेंटीमीटर आपका सेंटर ऑफ, मतलब पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 है उसका डबल, और ये और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ऑब्जेक्ट और 20 सेंटीमीटर दूर है, तो पोल से लेकर टोटल पॉइंट बी की दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसलिए यू बराबर 40 सेंटीमीटर लिया है फॉर बी पॉइंट। ओके सर। और किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर। जो लोग लिख चुके हैं बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज। जो लोग लिख चुके हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एग्जैक्टली सिमिलर है, थोड़े से चेंजेस है, मैं आपको बताता हूं। वेलोसिटी ऑफ इमेज, स्लाइड पीछे कर दीजिए बस। ओके ओके सर। चलिए आइए अगला करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, कैसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, आइए समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए जैसे कि कोई भी मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितने डिस्कशन किए हैं सब कुछ कॉनकेव या कॉन्वेक्स के लिए वैलिड है। जनरली हम लोग देखते हैं सवालों में कॉनकेव ही लेते हैं, पर कॉन्वेक्स के लिए भी सब कुछ वैलिड है जो कुछ पढ़ा है। तो मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है ऐसे, और इसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है ना, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ दे रखा है, मान लीजिए u, ठीक है, या इसको ऐसा ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि dv बाई du इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर, du को इधर भेज देते तो बन जाएगा dv बराबर माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू du। बच्चों एक काम करते हैं, dt से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं,
तो दे देगा आपको dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज पोजीशन ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर -m²। du/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब बच्चों ध्यान देने वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि वेलोसिटी ऑफ इमेज -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी m², किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी चीज माइनस बन जाएगी, ठीक है। यानी हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल ऑलवेज बी, कंप्लीट करना चाहेंगे बच्चों आप लोग स्टेटमेंट, विल ऑलवेज बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इट मींस एंटी पैरेलल, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होगा इमेज हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट राइट के साइड 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जो इसकी इमेज बनेगी भले वो कॉनकेव से बने या कॉन्वेक्स से बने, वो कुछ उसकी वैल्यू होगी 5, 7, 8 कुछ भी, और वो मिरर की तरफ आ रही होगी, है ना। मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अगर ये दूर जा रहा है, मान लीजिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एंटी पैरेलल रहेंगे हमेशा, क्योंकि डायरेक्शन, क्योंकि ये -m² है, ठीक है। -m² का मतलब हो गया, m² तो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, m² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर it will be -m² velocity of object with respect to mirror. The velocity of image with respect to mirror will always be anti-parallel to velocity of object with respect to mirror. नोट करिए बच्चों, इस पे एक सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा वैलिड है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि कंपेरेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऑलवेज वैलिड। बताइए बच्चों। सेंटीमीटर पर सेकंड। -5 आ रहा है, -5। ओके मुझे एक बार फिर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है और आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिए 1/u। सर -5 आ रहा है। -5 आ रहा है, यस सर। ओके चलिए, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/u, u का वैल्यू बच्चों -60 है, तो -1/60, 1 - 1/m मैग्निफिकेशन निकालना है, बराबर 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ -20, तो 1 - 1/m इज इक्वल टू 3, तो 1/m इज इक्वल टू
-2, तो m इज इक्वल टू -1/2। बच्चों आप लोगों का m का वैल्यू कितना आ रहा था, एक बार कंफर्म करिए तो। यही आ रहा था या कुछ ये आ अलग? रहा है। -1/2। ठीक यस सर, ये आ रहा था। ठीक। और dv/dt यही आ रहा यानी है सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना है, तो -m², तो माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से, और m² कर देंगे तो 1/4, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है, -5। तो आ जाएगा बच्चों -5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बच्चों अब ये Yes, sir. -5 का मतलब ये है कि देखिए हर बार आपका आंसर माइनस ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब माइनस का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज जा रही होगी, तो इमेज जहां कहीं पे भी बनेगी उसकी स्पीड होगी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वो चूंकि ये प्लस एक्स में जा रहा है तो माइनस एक्स में जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में मूव करे। तो दोनों अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रही होगी तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगी, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा होगा तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी, है ना। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। 60 सेंटीमीटर है, मतलब इस साइड कहीं पे बनेगा, पर ये ऐसा इस डायरेक्शन में बनेगा एंटी पैरेलल। तो अब देखिए बच्चों बदल जाएंगी मीनिंग, है ना। अब अगर यहां से अगर देखें तो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है और जो इमेज उसकी बन रही है वो मिरर से दूर जा रही है, ठीक है। इधर इमेज तब बनती जब वो फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट दिया होता है, जैसे 60 सेंटीमीटर दूरी दी हुई है अभी, तो फोकस के बाहर है ना। अगर मान लीजिए यही मैं दे दूं 5 सेंटीमीटर और सेम स्पीड दे दूं आपको, है ना, तो फिर इमेज इधर बनेगी, फिर वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो हो सकता है सवाल में ऐसा बोल दे कि मिरर की तरफ जा रहा है या मिरर से दूर जा रहा है, तो फिर वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मिरर के तरफ ही आएगी या मिरर से दूर जाएगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बट हाँ, एक चीज 100% श्योर है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा इमेज हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। नोट करिए बच्चों, किसी को कुछ डाउट हो, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। डन सर। ठीक, अगली हेडिंग डालिए, जो एक सेकंड कुछ सवाल कर लेते हैं। और सर रुक जाइए, अभी नहीं हुआ मेरा। लिखिए लिखिए। हो गया सर। ठीक बच्चों, अब अगला सवाल लगा रहे हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब स्पीड नहीं है, आपको इमेज की पोजीशन निकालनी होगी, मैग्निफिकेशन दिया होगा। ये देखिए तो बच्चों एक बार सवाल। सर बताइए। सर हमारी ना क्लास लीव हुई थी नेटवर्क की वजह से, तो आप एक बार दिखा देंगे कितना कराया आपने? मैं बताता हूँ आपको, आप ना यस सर। दो पेज छोड़ दीजिए, फुल 2 पेज छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है सर, एक बार दिखा, स्लाइड्स दिखा दीजिए बस। ओके। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ओके सर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो इसमें बच्चों वही फॉर्मूला लगा देना आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कुछ सोचना नहीं है। 1/u ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/m इज इक्वल टू 1/f। अब बच्चों देखिए, मैंने अभी चूंकि डिराइव किया तो याद है, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो एक सेकंड लगेगा। आप जो भी v + 1/u इज इक्वल टू 1/f और v बराबर m बराबर -v/u,
दोनों को यूज करके जो सवाल में जिसका मतलब नहीं वो हटा दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, v का कोई मतलब नहीं, तो ऐसा बना लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/u पूछा गया है, 1 - 1/m। मैग्निफिकेशन बोला गया है कि हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपको पता है इरेक्ट मिलती है और वर्चुअल मिलती है, डिमिनिश्ड मिलती है ना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो m का वैल्यू +1/2 रख देंगे, ठीक है। तो 1/2 रख देंगे, ये बराबर आ जाएगा 1/f। और फोकल लेंथ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, प्लस का 20 रखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये बन जाएगा 1/4 और ये 1 - 2, तो ये बन जाएगा -1 बराबर 1/20। बच्चों आप लोग का कितना आ रहा था? u -20 सेंटीमीटर। यस सर, यही आ रहा यही आ रहा था आप लोग का? यस यस सर। सर। ठीक, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। एक और सवाल करते बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट है। सर हाँ बोलिए। सर हमारी ना 2-3 अच्छा दिन से अच्छा, ऐसी ओके ओके। नेटवर्क हो रहा है, तो आप क्लास नहीं सर, आप क्लास लाइव करवा सकते हैं? क्लास लाइव करा दे? हाँ सर, 2 दिन से ऐसे इशू हो रहा है, हर 5-5-10 मिनट बाद लीव हो जाती है क्लास। अच्छा अच्छा, लाइव ओके। चल रही है क्लास सर, लाइव चल रही है क्लास। लाइव चल रही है बेटा, आप चेक करिए एक बार। अच्छा सर, 1 सेकेंड। एक और सवाल करते बच्चों, सेम टाइप का, बिल्कुल सेम है, बस प्रैक्टिस के लिए। ट्वेंटी आ रहा है इसका भी। ओके, बोला गया बच्चों की इमेज दैट इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों देखिए, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम m का वैल्यू +-2 दोनों ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनलार्ज्ड प्लस भी बन सकता है माइनस भी। अब बताइए बच्चों, दो आंसर तो नहीं दिए उन्होंने, एक ही हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप बताइए कि m का वैल्यू क्या रखा जा चाहिए, प्लस रखना चाहिए या माइनस? -2। -2। कारण क्या है -2 रखने का? रियल इमेज बन रही है। वेरी गुड, इमेज रियल बन रही है। सवाल में देखिए बोला गया, और मिरर है कॉनकेव, रियल इमेज बोला है, तो +2 वर्चुअल इमेज बनती है, तो वाला केस हो नहीं सकता। तो -m का वैल्यू हम लोग रख देंगे -2, ठीक है। तो 1/u, और यह जाएगा बच्चों 1 + 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर -1/20 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बचेगा 10, और u का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -30 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। बच्चों आप लोग क्या किए थे, कैसे किए थे? आ रहा था 30 सेंटीमीटर? यस सर, आ रहा है। यस सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये ना बोलता कि रियल है, फिर हम लोग क्या करते? मान लीजिए बस इतना बोल देता कि बताओ डबल मिल रहा है, बताओ डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का, फिर कितने आंसर पॉसिबल हो जाते? दो आंसर दो आंसर पॉसिबल होते। देखिए दूसरा वाला, अगर हम लोग यहाँ पे अभी हम लोगों ने -2 लिया है, -2 नहीं लेते अगर, तो बन जाता 1 - 1/m +2 ले लेते, और ये हो जाता 1/f यानी -20, तो जाता 1/u, 1 - 1/2 तो 1/2 बचता, और ये 1 - 20, ठीक है। तो कैंसिल होके देखिए u का वैल्यू -10 आ जाता, ठीक है। अगर बच्चों आपने ये वाला लगा दिया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। क्यों? -10, देखिए फोकस इसका कितना है, 20 है, 20 के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसीलिए मैग्निफिकेशन +2 मिल रहा है। रिलेट कर पा रहे हैं आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में, है ना। ये फोकस है, ये पोल है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज बनेगी एनलार्ज्ड, तभी m का वैल्यू +2 लिया गया है। यहाँ पे m का वैल्यू -2 लिया गया है, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि इमेज रियल है।
कुछ नहीं बोलता तो 2 आंसर पॉसिबल हो जाते, 10 के लिए भी मिलता और 30 के लिए भी मिलता। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। और अगर नोट कर लिया है तो फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन बच्चों हमारे पास इतना ही है बस, है ना। प्लेन मिरर में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने बताए हैं उनको याद रखना है। कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आपको इसी तरह का दिखेगा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं। सवाल इससे बनेंगे कि मैग्निफिकेशन डबल है, मैग्निफिकेशन आधा है। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू रख रहे हैं तो थोड़ा दिमाग में सोच लीजिएगा कि मिरर कौन सा है, प्लस रखना चाहिए माइनस रखना चाहिए। कॉन्वेक्स है तो आप हमेशा प्लस रख दीजिएगा, और कॉनकेव है तो थोड़ा सोच के रखिएगा कि सवाल में कुछ हिंट दिया है, नहीं हिंट दिया है तो 2 आंसर पॉसिबल होंगे, फिर दोनों निकाल के देख लीजिए, जो ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। और दोनों मिल जाए अगर आपको आंसर में तो फिर थोड़ा सोचेगा कि सवाल में कुछ इसमें से कुछ एक हटा सकते हैं क्या। रिफ्रैक्शन आई बच्चों, क्या होता है वैसे रिफ्रैक्शन, अगर आप लोग कोई समझाना चाहें बच्चों कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं रिफ्रैक्शन को। सर जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो पाथ डेविएट हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, क्योंकि उसका बिल्कुल डेंसर मीडियम होता है लाइट। ठीक है, मुझे देखिए, जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, इस स्पीड में चेंज की वजह से लाइट मुड़ जाती है। ठीक है सर, लेकिन स्पीड में चेंज होने से ऐसा क्या हो जाता है कि लाइट को अपना पाथ चेंज करना पड़ता है? वो वेव फ्रंट से बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन हो जाएगा बच्चों, जब हम लोग वेव फ्रंट पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ये रीजन देने की कोशिश करूंगा कि स्पीड चेंज होने से ऐसा क्या हो जाता है कि लाइट को रास्ता चेंज करना पड़ता है। फिर भी इसके बहुत बढ़िया, अगर आपके पास समय हो तो बढ़िया बढ़िया इसके एनिमेशन में वीडियोस हैं, अगर आपकी क्यूरोसिटी हो कि ऐसा क्या हो जाता है कि मीडियम चेंज होने से, स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट को अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है, अपना पाथ से डिविएट होना पड़ता है। वेव फ्रंट में हालांकि हम लोग पढ़ेंगे, पर अगर आप लोग देखना चाहें तो बढ़िया एनिमेटेड वीडियोस हैं, आप एक बार देख सकते हैं उसको भी। तो लाइट का चूंकि स्पीड चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने की वजह से, इसलिए लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, लाइट अपने पास से डेविएट हो सकती है 2-3 फिनोमिना, जैसे अभी हम लोग कुछ दिनों बाद डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, तो वहां पे भी लाइट अपने पास से डेविएट हो जाएगी, पर उसको रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें मीडियम चेंज नहीं होगा, उसमें डेविएशन का कारण कुछ और है। तो जब लाइट अपने पास से डेविएट हो जाए बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम, तो उस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, और ये डेविएशन होता क्यों है? क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, तो बच्चों लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन में बोल देता हूं एक लाइन, phenomena in which light deviates from its path, phenomena in which light deviates from its path, phenomena in which light deviates from its path due to change of medium, light deviates from its path due to change of medium। तो फिनोमिना रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और डेविएशन का कारण है स्पीड का चेंज होना या मीडियम का चेंज होना। ठीक है, जब भी लाइट एक पाथ से बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो देखिए 3 क्वांटिटीज हैं, वैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया, फिर मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूं। तो स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी में आपका क्या कहना है बच्चों? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? सेम रहेगी, ये याद रखिएगा ना, बहुत बार पूछ लिया जाता है। वेवलेंथ के बारे में क्या कहना है? वेवलेंथ के बारे में चेंज हो जाएगी सर, चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ घट जाएगी। ठीक है, ठीक है, बिकॉज c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये घटेगा तो लैम्डा घट जाएगी, और c बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आई मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई है, और जब रे डेविएट करके दूसरे मीडियम में जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। ठीक है, अब लाइट अपने पाथ से डेविएट तो कर रही है, ये बात ठीक है, पर लाइट डेविएट करके नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के पास आएगी, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो बच्चों, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन।
ठीक है, कितना ओरिजिनल पाथ से रे डेविएट हो गई मीडियम के आने की वजह से, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो अपने पाथ से डेविएट तो हो रही है, पर नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा, दोनों मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो किस तरह से मीडियम पे डिपेंड करेगा, तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मुझे बताइए बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? का रेशियो होता है, वेलोसिटी का रेशियो होता है, बिल्कुल, वेलोसिटीज का रेशियो होता है, एब्सोल्युटली। साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, इसका रेशियो। ठीक है बच्चों, देखिए रेशियो होता है स्पीड का, है ना, और स्पीड का रेशियो किसका, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसका रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैल्यू हमेशा बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1 से बड़ी होगी, तो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैक्यूम के लिए 1 होगा, एयर के लिए भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, बाकी सारे मीडियम में 1 से बड़ी होगी। ठीक है, 1.3 1.5 ऐसे कुछ होगी। तो बाकी सारे मीडियम में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है तो आएगी c डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चूंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बाकी सारे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम के कंपेरेटिवली कम होगी। तो हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट जो हम लोग पढ़ते हैं c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ट्रू है वैक्यूम के लिए। और किसी मीडियम में लाइट जाएगी जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, तो ये स्पीड घट जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा रहेगी वैक्यूम में और बाकी सब मीडियम में घट जाएगी स्पीड। क्यों घट जा रही है, या आप ऐसा मान लीजिए घट रही है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट टू इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। कोई यूनिट नहीं होती बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, नो यूनिट, रेशियो है और किसी गिवन मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ग्लास का आप छोटा सा टुकड़ा लीजिए या ग्लास की पूरी प्लेट ले लीजिए, वाटर का स्मॉल अमाउंट लीजिए या पूरा वाटर ले लीजिए, अगर आप मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको। डन सर। ठीक, ये जो डेफिनेशन लिखी है बच्चों, म्यू बराबर c/v, ये कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैं आपको समझाता हूँ। किसी को बच्चों बताना है, समझाना है क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर पहले आपने कहीं सुना हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इनिशियल हाँ, तो साइन इंसिडेंट, साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, और जो पहले वाले की वेलोसिटी पहले वाले मीडियम में उसको डिवाइड कर देंगे दूसरे वाले मीडियम की वेलोसिटी से, पहले वाले मीडियम दूसरे वाले मीडियम की वेलोसिटी को पहले वाले मीडियम की वेलोसिटी डिवाइड कर देंगे तो निकल आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, यहां तो देखिए हम लोग वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बोले, जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में है, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का लिखना है अगर हमको दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, जैसे मैं वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो वैक्यूम की स्पीड पहले लिखेंगे और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं उसकी स्पीड नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रखना है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, जैसे इसकी एनालॉजी से सोचिए, जैसे मुझे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लिखना है विद रेस्पेक्ट टू 1। तो किस मीडियम की स्पीड ऊपर आएगी और किस मीडियम की स्पीड नीचे आएगी? हाँ, v1/v2। v1/v2 टू वाले की नीचे आएगी सर, टू वाले की नीचे टू वाले की आएगी, नीचे आएगी। जिस मीडियम का लिख रहे हैं उसका नीचे लिख दीजिएगा स्पीड, और बाकी बच्चों जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं उसको ऊपर लिख लीजिएगा v1/v2। ठीक है, ऊपर दोनों बच्चों c से ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो c/v1 टू c/v2 ये कहलाएगा μ1, ये हो जाएगा आपका c/v1 क्या हो जाएगी वैल्यू, c/v1 हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1
सर म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू1 तो म्यू2 बाई म्यू1 करेंगे ना? बिल्कुल वही मुझे लग रहा है, म्यू2 बाई म्यू1 आना चाहिए। हम तो लोग फिर कुछ v1 बाई v2 आ जाएगा फिर। एक सर सेकंड, सर ऊपर नीचे होगा सर, उस एक सेकंड। म्यू2 पे सी म्यू1 से हो जाएगा। v1 बाई v2 यहाँ तक ठीक है, रुको एक सेकंड। सी से v1 बाई v2, एक काम करते हैं, सी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सी से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सी से ऊपर मल्टीप्लाई, सी से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा v1 बाई म्यू2 बाई सी, म्यू1। v1 बाई सी, और v1 बाई सी को हम लोग लिख देंगे 1 बाई म्यू1, और ये हो जाएगा v2 बाई सी, v2 बाई सी को लिख देंगे 1 बाई म्यू2, तो ये बन जाएगा म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू1 इट इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है। ठीक है, तो जिसके म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू1 निकालना है, तो जो जिसका निकाल रहे हैं उसका न्यूमरेटर में लिखिए, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका डिनोमिनेटर में लिखिए, ठीक है। तो आपको याद ये रिजल्ट रखना है, म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, है ना। जिसका निकाल रहे हैं और जिसका रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो म्यू2 बाई म्यू1। और इसका भी कोई यूनिट नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे का लिख रहे हैं, तो म्यू2 बाई म्यू1। नोट कर लीजिए बच्चों, और फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। ठीक है, डन सर। ठीक। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं बच्चों, उसके बाद सवाल करेंगे। मैं देख रहा था कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल हैं क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के बाद, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आंसर दे देगा कि नॉर्मल की तरफ रे बेंड होगी या नॉर्मल से दूर रे बेंड होगी, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं और फिर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल की तरफ रे बेंड होगी या नॉर्मल से दूर। तो पहला लॉ तो बिल्कुल सिंपल वैसा ही है जैसा रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा लॉ बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। दूसरे लॉ को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दीजिए या स्नेल्स लॉ बोल दीजिए, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट लिखा है उसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये क्या कहता है, तो म्यू1 साइन आई, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं उसी का एंगल लिख लीजिए, ठीक है। तो म्यू1 साइन आई, ठीक है, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ठीक है। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ठीक है। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब इसमें अगर आप साइन आई और साइन आर को एक साथ लिख लीजिए, साइन आई बाई साइन आर, तो ये कहलाएगा म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है, म्यू2 बाई म्यू1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। पर आप लोग याद ये वाला रखिएगा बच्चों, है ना। बहुत बार हम लोग ऐसा याद रख लें, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ऐसा याद रखिए इसको, इस तरह से याद रखने में आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, एंगल्स को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे उसी एंगल का आपको साइन लिखना पड़ेगा। तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ठीक है। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब मान लीजिए बच्चों म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है, और दूसरा केस ले लेते हैं म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 है, ठीक है। अगर म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, ठीक है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, ठीक है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर कहलाएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर कहलाएगा। अब इसमें एक चीज और कि डेंसर मीडियम का ये मतलब नहीं कि उसका फिजिकली डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। डेंसर है ऑप्टिकली डेंसर और फिजिकली डेंसर, दोनों अलग अलग चीजें। तो ये हम लोग जिसका म्यू ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर कहलाएगा, और जितनी ज्यादा डेंसर मीडियम होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम उतनी कम होगी। तो मान लीजिए रे रेयर से डेंसर जाती है, तो याद रखिएगा बच्चों हमेशा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
जब भी रेयर से डेंसर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कारण क्या है कि जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, तो यहां पे देखिए म्यू2 डेंसर है और म्यू1 रेयरर है। म्यू2 डेंसर है, म्यू1 रेयरर है, मतलब ये जो रेशियो होगा ये 1 से बड़ा होगा। कारण क्या है कि म्यू2 बड़ा वैल्यू है, डेंसर है और रेयरर, ठीक है। तो म्यू2 बड़ा है तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा। अगर ये रेशियो को 1 से बड़ा होना होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा करना है तो जो रे गिर रही है, मान लीजिए ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे है, तो रे को नॉर्मल की तरफ बेंड होना पड़ेगा, ठीक है। रे को नॉर्मल की तरफ बेंड होना पड़ेगा, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कंपेयर करने पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, ठीक है। तो जब भी रे रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी इसका ऑपोजिट तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ध्यान रखिएगा, रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बच्चों इसमें अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन कोई बताना चाहे इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा रिफ्रैक्शन? आई माइनस आर आ जाएगा सर, आई माइनस आर। बिल्कुल, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा आई माइनस आर। नोट करिए बच्चों दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। डन सर। ये लॉ तो नोट करना ही आपको, स्नेल्स लॉ। उसके बाद ये सब भी एक्सप्लेन करना है कि रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। एंगल ऑफ डेविएशन लिख लीजिएगा आई माइनस आर। ऑप्टिकल डेंसर और फिजिकली डेंसर अलग अलग होता है, तो कोई मीडियम हो सकता है कि वो ऑप्टिकली डेंसर हो पर उसकी फिजिकल डेंसिटी कम हो, ठीक है। केरोसिन ऑयल जैसा होता है वो फिजिकली डेंसर रेयर नहीं होता है, ऑप्टिकली फिजिकली रेयर अभी नहीं हुआ है, रुक जाइए। यस सर, यस। लिखिए। चलिए बच्चों मैं सवाल लगाऊंगा इसी पे, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसी के बेसिस पे। सर 2 मिनट बस। लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक। ठीक है बच्चों, एक सवाल मैं लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा सॉल्व करके। मान लीजिए ये मीडियम है, सेपरेट कर रही है एयर को और मीडियम को, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, ठीक है।
एक रे इंसिडेंट कर रही है कुछ इस तरह से, सिक्सटी डिग्री एंगल बनाते हुए सरफेस के साथ, ठीक है, ये नॉर्मल है। आपको बताना है पहला पार्ट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, और दूसरा पार्ट बताना है एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन इनवर्स 1/2√2 आ रहा है। ओके, सर साइन इनवर्स √3/2 इंटू √2 आ रहा है। ओके, देखिए बच्चों, सर साइन इनवर्स 1/2√2। साइन इनवर्स 1/2√2, ओके, ठीक। आइए बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसमें, और लोग बताइए बच्चों। आंसर वैसे बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और तो कुछ है नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के लिए आप एक ही ले लीजिएगा, सवाल में बोला जाए या ना बोला जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये एंगल लिया जाएगा, यानी 30 डिग्री लिया जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे से हम लोग नॉर्मल के बीच का एंगल लेते हैं। तो म्यू1 साइन आई, तो पहला म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 साइन आई साइन 30 1/2, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 √2 साइन आर, ठीक है। जहां से बच्चों 1/2√2 आ जाएगा साइन आर, और आर की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/2√2, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है बच्चों, तो जो भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा उससे आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, पर रे रिफ्रैक्शन के बाद बिकॉज रेयर से डेंसर मीडियम आ रही है तो इट विल गो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी रे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे था, ओरिजिनल, और इतना ये बेंड कर जाएगी, तो ये एंगल डेल्टा होगा, और डेल्टा की वैल्यू होती है टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बच्चों, ये टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इसके बराबर होगा, तो उसमें से एंगल आर को घटा देना पड़ेगा आपको डेल्टा निकालने के लिए। तो आई माइनस आर, तो आई है 30 डिग्री, माइनस करना पड़ेगा साइन इनवर्स 1/2√2। तो इसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बच्चों, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू होती तो हम लोग माइनस करके डायरेक्ट निकाल देते। तो नोट कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/2√2 आंसर आएगा इसका। ठीक, बच्चों अगली हेडिंग डालिए एपरेंट डेप्थ। बच्चों इस पे और सवाल लेने की जरूरत है क्या, ये आप लोग कर लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्नेल्स लॉ पे ऐसे ही सवाल बनेंगे बच्चों, आपको दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए दूसरे एंगल पे दूसरे मीडियम के लिए। जैसे एक और अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ले लेते हैं 4/3, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लेते हैं बच्चों 4/3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 2, ठीक है। और ये अगर लेट्स से 60 डिग्री पे गिर रही है तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। कर लीजिए बच्चों एक और सवाल, स्टैंडर्ड वैल्यूज कुछ नहीं आएंगी, पर साइन इनवर्स के टर्म्स में ही बता दीजिए कितना आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन इनवर्स 3√3/4। ओके,
ये आ रहा है साइन इनवर्स 3√3/4। ठीक है, तो बच्चों इसमें फिर से वही म्यू1 साइन आई, तो जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे उसी मीडियम का एंगल लिखिएगा। म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, तो म्यू2 और साइन आर। ठीक है, जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, दो साइन 60 हो जाएगा √3/2, और ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन आर, तो आर का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें बच्चों ज़्यादा बनेंगे नहीं, है ना। या तो आपसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देंगे, कई बार होगा कि लाइट की मीडियम में स्पीड देके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देंगे। ठीक है, बस इसी टाइप के सवाल बनेंगे। आइए, इसका एक बढ़िया एप्लीकेशन है, वो करते हैं, एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। तो पहले एपरेंट डेप्थ पढ़ेंगे और फिर शिफ्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एपरेंट डेप्थ बच्चों एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जनरली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप पानी से भरा कोई ग्लास ले लीजिए या कोई चीज़ जिसमें कुछ डेप्थ तक पानी फिल्ड हो, है ना, तो हम देखते हैं कि जो सरफेस है वाटर की वो हमें थोड़ा सा शिफ्टेड नज़र आती है। जैसे मान लीजिए ये पानी का लेवल है, यहाँ पूरे में ऐसे पानी फिल्ड है, वाटर फिल्ड है। ठीक है, तो हमें ऐसा फील होता है जब हम ऊपर से देखते हैं, मान लीजिए ऑब्जर्वर है और हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो मैं आपको एक इसका डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम बॉटम में कोई पॉइंट देख रहे हैं, लेट्स से पॉइंट ओ देख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ओ को देख रहे हैं, और तो जो लाइट रेज हैं वो से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाएंगी। ठीक है, और एक दूसरी रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो कुछ इस तरह जाएगी, और चूंकि डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी कुछ इस तरह से, और एक्सटेंड करेंगे इसको तो ये जाके यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ डैश। ठीक है, अब जो रेज इससे निकल रही हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही हैं और ये हमारी आंखों तक रे पहुंच रही हैं, तो हमें लगेगा कि रेज यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है बॉटम में वो थोड़ा सा हमें ऊपर शिफ्टेड लगेगा। ठीक है, तो इसकी मान लीजिए टोटल डेप्थ हम लोग डी बोल देते हैं। ठीक है, इसका डेप्थ डी बोल देते हैं, और जो नया शिफ्टेड हाइट है, ठीक है, जो नई शिफ्टेड हाइट है उसको डी डैश नाम दे देते हैं, और हम ये डी डैश कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं। इसमें एक इसका डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपसे सवाल पूछा जाएगा डेरिवेशन के बेसिस पे, पर जो रिजल्ट निकालते हैं वो कहाँ कहाँ वैलिड होगा वो आप लोग को थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये चूंकि नॉर्मल खींचा है मैंने पॉइंट ओ पे, ठीक है, ये पॉइंट ओ या इसको कुछ नाम दे दीजिए ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट पे नॉर्मल खींचा है, ये चूंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे गिर रही है इसको नाम दे देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्शन हो रहा है इसको नाम दे देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये आर है बच्चों तो ये एंगल भी आर होगा। ठीक है, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, और इस दूरी को कुछ ले लेते हैं लेट्स से एक्स। ठीक है, तो मैं बच्चों tan r लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, tan r लिखेंगे बच्चों तो x डिवाइडेड बाई d, है ना, क्योंकि ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक बॉटम तक की दूरी d है, तो tan r लिखेंगे तो x डिवाइडेड बाई ये दूरी d, तो tan r बराबर लिख देंगे x बाय d। ठीक है, ओके, सॉरी इसको ना I लिखते हैं बच्चों, एक सेकेंड ना, ये I लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये I होगा तो ये I होगा, तो tan I बराबर लिख देंगे x बाई डी। ठीक है, और ये एंगल R है। ठीक है, ये पूरा एंगल R है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट यानी ये एंगल भी बच्चों पूरा R होगा, ये वाला एंगल ये R होगा, ये एंगल R है तो ये एंगल R होगा, और ये एंगल R है बच्चों तो ये वाला एंगल भी R होगा। ठीक है, तो tan R भी लिख देंगे हम लोग, tan r लिख देंगे x अपॉन डी डैश, tan r लिख देंगे x अपॉन डी डैश, tan r बराबर x अपॉन डी डैश, तो tan i की वैल्यू लिख दी x अपॉन डी और tan r हो जाएगा x अपॉन डी डैश। ठीक है, अब ये जो अप्रोक्सीमेशन जिसके लिए पूरा डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं वो ये पॉइंट है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इफ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्मॉल,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटे होंगे तो हम tan i को लिख सकते हैं sin i और tan r को लिख सकते हैं sin r, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटे हैं तो। ठीक है, तो बच्चों देखिए इनमें से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा हो गया ना तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि sin i टू sin r कांस्टेंट है, रेशियो होता है ना sin i बाई sin r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो इनका रेशियो कांस्टेंट है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को छोटा होना पड़ेगा। तो ये स्मॉल इंसिडेंस के लिए वैलिड है। अगर tan i को sin i और tan r को sin r बोल दें और बच्चों हम लोग लॉ यूज करें μ1 sin i बराबर μ2 sin r वाला, तो देखिए बच्चों मैं ऐसा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एयर लाइट जो जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद वो एयर में जा रही है, तो μ1 यानी जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसकी जगह म्यू लिख देता हूं। और sin i की जगह tan i मान सकते हैं, तो tan i है x बाई डी बराबर μ2, जहां पे रिफ्रैक्शन के बाद रे जा रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। sin r की जगह tan r लिख सकते हैं, तो x अपॉन डी डैश, तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, डी डैश की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहां से d डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, डी डैश की वैल्यू आ जाएगी d बाई म्यू। तो d डैश क्या है हमारे पास, d डैश वो वैल्यू है जहां पे हमें एपरेंट लगेगा कि ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की पोजीशन d दूर पे है, d डैश वो पोजीशन जहां पे हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू। अब यही कारण है बच्चों कि जब पानी से आप देखते हैं तो मान लीजिए अगर डेप्थ 1 मीटर है तो 1 मीटर से कुछ कम नजर आती है, क्योंकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से डेप्थ को डिवाइड करें तो 1 मीटर की दूरी है, पर 1 मीटर को आप कुछ वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं जो 1 से बड़ा है, तो इसीलिए एपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम नजर आती है। ठीक है, तो अगर आप एयर से देख रहे हैं मीडियम में तो आपको एपरेंट डेप्थ d अपॉन म्यू दिखाई देगी। ठीक है, तो म्यू चूंकि 1 से बड़ा है तो आपको एपरेंट डेप्थ कम दिखाई देती है। लेकिन अगर आप उल्टा कर दें, आप मान लीजिए पानी से बैठ के आप ऊपर की चीजों को देखें, पानी में बैठ के आप ऊपर की चीजों को देखेंगे तो फिर एपरेंट डेप्थ बिल्कुल बदल जाएगा, है ना, एपरेंट डेप्थ की वैल्यू कुछ और आएगी, कितनी आएगी वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप अभी ये नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे की चर्चा करते हैं। अच्छा, इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आई और आर स्मॉल कब होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल कब होंगे, तो इसको भी थोड़ा सुन लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए फिर लिखते रहिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल कब होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल तब होंगे जब ऑब्जर्वर स्ट्रेट ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना। तो सवाल पढ़ के बच्चों कुछ ना कुछ आपको सवाल में हिंट देंगे। ठीक है, कि आप ये समझ जाएं कि ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि d बराबर d एपरेंट बराबर d एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू। ये फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन है कि इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटे होने चाहिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होना चाहिए। मतलब कि आप अगर इसको, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको एकदम टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, बट सेम चीज को अगर आप साइड से देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सर ऐसा क्यों, ऊपर से देखने के लिए क्यों वैलिड है और साइड से देखने के लिए वैलिड क्यों नहीं है? देखिए, ऊपर से देखने के लिए इसलिए वैलिड है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी ना, मान लीजिए ऐसे निकली, ठीक है, और रेज का रिफ्रैक्शन हुआ और रेज ऐसे ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच गई, तो यहां पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। पर अगर आप इस ऑब्जर्वर साइड से देख रहे हैं ऑब्जर्वर, तो उस ऑब्जर्वर तक कौन सी रेज पहुंचेंगी, जो यहां से निकलेंगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद रेज ऐसे बेंड होकर ऑब्जर्वर तक जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप दूसरे वाले केस में देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है तो जो वहां पे हम लोग इजीली साइन आई और tan i लिख पा रहे थे वो नहीं लिख पाएंगे। तो जब साइड से देखेंगे तो फिर ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये वैलिड है जब ऑब्जर्वर एकदम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, यानी ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके स्ट्रेट ऊपर ऑब्जर्वर, यानी पानी से भरा ग्लास है तो आप ऊपर से देख रहे हैं तब ये वैलिड है। साइड से देखेंगे तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा, बाकी नोट कर लीजिए, सवाल करते हैं इसी पे कुछ।
डन सर। ठीक। आप लोग बच्चों कोई गेस करना चाहेंगे कि मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है, हवा में है कहीं पे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे हवा में है और जो ऑब्जर्वर है वो एकदम वर्टिकली ऑब्जेक्ट के नीचे है लेकिन वो पानी के अंदर ऑब्जर्वर है, तो फिर क्या चेंजेस आएंगे? कोई अगर आप में से गेस करना उससे जो चाहें। है हाँ, सर, उसको जो है ये ऑब्जेक्ट दूर दिखेगी सर। दूर दिखेगी, तो हमारे यस फॉर्मूले सर। में क्या चेंज करना चाहिए फिर? सर अब उसमें जो है उसका एयर का जो है वो रखेंगे सर, इसमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होगा रखेंगे। यस सर। ओके, तो जिसमें ऑब्जर्व डी डैश बाय म्यू इक्वल्स डी हो जाएगा। डी डैश म्यू इज इक्वल टू डी हो जाएगा। डी डैश अपॉन म्यू। डी डैश अपॉन म्यू। ओके, वो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं ना, तो इसलिए वाटर वाले का रखेंगे शायद। ठीक। मैं समझाता हूँ बच्चों इसके लिए भी ना कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बच्चों चेंज कर दूं क्या स्लाइड, आगे बढ़े? नहीं सर, रुक जाइए। लिखिए लिखिए। बच्चों ये फॉर्मूला डिराइव करने के बाद ये जरूर लिख लीजिएगा कि जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके जस्ट ऊपर ऑब्जर्वर होना चाहिए, तभी हम ये लगा पाएंगे फॉर्मूला। साइड से देख रहा है तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाएंगे। डन सर। ठीक। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं। एक तो ये तो देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये तो याद रखना है। जनरली आपको यही दिखेगा कि एयर है और कोई दूसरा मीडियम है। जनरली एयर और वाटर दिखते हैं सबसे ज़्यादा, पर एयर और कोई और लिक्विड रख दिया तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू। पर और थोड़ा सा मैं इसके में एक और डिस्कशन कर देता हूँ। मान लीजिए बच्चों कि ऊपर आपने डी एपरेंट इज इक्वल टू डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हम लोगों ने मान लिया है कि जो मीडियम है ऊपर एयर है और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऊपर एयर है और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। पर अगर आप मान लीजिए ऐसा कुछ दे दे कि ऊपर म्यू1 है और नीचे म्यू2 है, ठीक है, ऊपर म्यू1 है नीचे म्यू2 है, तो देखिए डी एपरेंट का फॉर्मूला जनरल कैसे लिखेंगे, फिर डी एपरेंट बराबर लिखेंगे डी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिए बच्चों आप क्या लिख रहे थे, आप लिख रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। एक्चुअल में आपने ये लिखा हुआ है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप अब अगर आप गेस करना चाहें, मैंने तो बता दिया है म्यू2 बाय म्यू1। म्यू2 बाई म्यू1, म्यू2 बाय आई। म्यू2 बाय म्यू1, ठीक है। तो डी एपरेंट बच्चों हमेशा डी डिवाइडेड बाय म्यू2 बाय म्यू1 रखा जाएगा। अच्छा म्यू2 कौन होगा बच्चों, म्यू2 मीडियम क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वो म्यू2 है, ठीक है। म्यू2 वो मीडियम है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा था ना, ये ऑब्जेक्ट है, और म्यू1 वो मीडियम है जहां पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो म्यू2 जहां ऑब्जेक्ट है
म्यू1 जहां ऑब्जर्वर है, तो म्यू2 जहां ऑब्जेक्ट है, जहां ऑब्जेक्ट, और म्यू1 जहां ऑब्जर्वर, जहां ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको ये तो केस हमेशा याद रहेगा। अच्छा, इसको कैसे याद रखना है कि सर डी बाई म्यू होगा या म्यू टाइम्स डी होगा, तो ध्यान रखिएगा, जब हम पानी पे देखते हैं एयर से, तो हमें पानी ऊपर दिखता है ना, तो एपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम होता है। तो कम तभी होगा जब डिवाइड करेंगे, तभी कम हो पाएगा। ठीक है, तो डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू, अगर ये याद रहेगा तो फिर आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं, और यहां से म्यू2 बाई म्यू1 पहुंचेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि म्यू2, तो जैसे पानी में है, तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऊपर रखना है, और जिधर रेज आ रही है उसका नीचे रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों आप सब समझ गए हैं। अब मैं केस उल्टा कर देता हूं कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, यानी ऑब्जर्वर है हमारा म्यू2 में और ऑब्जेक्ट है हमारा म्यू1 में, और जो ऑब्जेक्ट की सरफेस से दूरी d है। अब बताइए ऑब्जर्वर को कितना ऊपर दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो तो डी न्यू वन बाई न्यू टू। हाँ, तो यहां पे बच्चों डी एपरेंट आप लिखेंगे बराबर डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई जहां ऑब्जेक्ट है डिवाइड बाई जहां ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जेक्ट है बच्चों म्यू1 में और ऑब्जर्वर है म्यू2 में, तो यहां पे जो डी एपरेंट बन जाएगा वो डी एपरेंट बन जाएगा म्यू2 डी डिवाइडेड बाई म्यू1। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको सारी चीजें। अब याद कैसे रखना बच्चों, आप वो थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है। तरीका जो मैं यूज करता हूं बच्चों वो यही यूज करता हूं कि ये याद रखते हैं और फिर यहां से इस तक पहुंचते हैं, फिर यहां से इस तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं इस पे एक प्रैक्टिस के लिए सवाल कराता हूं, तो आप लगाना सीख जाएंगे फॉर्मूला। एक सवाल बच्चों आप लोग बहुत देखे होंगे वैसे इस पे कि एक फिश है, वो फिश बर्ड को देखती है, बर्ड फिश को देखती है, फिर दोनों को एपरेंट पोजीशन क्या दिखाई देते हैं। तो वही वाला सवाल कर लेते हैं यहाँ पे। सर ये जो केस नंबर 2 है, ये इसमें एक बार और बता दीजिए, 1 और 2 में कैसे कैसे डिफरेंस कहाँ का यूज करना है बता दीजिए। मैं बताता हूँ, देखिए ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये मेन फॉर्मूला है। तो हर जगह जहां पे भी आपसे एपरेंट डेप्थ पूछा जाएगा ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले का भी सबसे ज्यादा जो केस आपको दिखेंगे ना, वो सबसे ज्यादा केस दिखेगा कि एयर है और पानी है। ठीक है, सबसे ज्यादा केस। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले अभी पिछले उसमें डिराइव किया है, डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू, तो सबसे ज्यादा आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। पर अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जहां पे ये नहीं दिया हुआ है, ऑब्जर्वर हवा में नहीं है और ऑब्जेक्ट पानी में नहीं है, कुछ ऐसे जनरल बना दिया है कि ऑब्जर्वर केरोसिन में है लेट्स से और ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, केरोसिन और वाटर है, एयर है ही नहीं, तो फिर उसमें आप लोग क्या ध्यान रखिएगा कि डी एपरेंट बराबर डी म्यू2 बाई म्यू1, म्यू2 जहां पे ऑब्जेक्ट है, म्यू1 जहां पे ऑब्जर्वर है। ठीक है, जैसे मैंने एक केस बना दिया कि हम लोग ना किसी म्यू1 मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जर्वर है किसी मीडियम म्यू2 में। ठीक है, तो आप एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो एपरेंट डेप्थ बराबर डी क्या है, ऑब्जेक्ट की सरफेस से दूरी। ठीक है, यहां पे भी देखिएगा जो हम लोगों ने किया है सवाल, यहां पे जो डी है वो ऑब्जेक्ट की सरफेस से दूरी है। किस सरफेस से दूरी है, जहां से दोनों मीडियम अलग हो रहे हैं। ऑब्जर्वर कितनी दूरी पे उससे कोई मतलब नहीं है, जहां पे दोनों मीडियम अलग हो रहे हैं वहां से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। ठीक है, तो वो लिखना है आपको, डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो म्यू1 में ऑब्जेक्ट है तो म्यू1, और जहां पे ऑब्जर्वर है म्यू2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं म्यू2 जहां ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और डिवाइड बाई जहां पे ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर जैसे केवल पानी और हवा वाला केस है जो कि बार बार आएगा, तो एयर और वाटर वाला केस अगर मान लीजिए आ गया, तो एपरेंट डेप्थ एयर और वाटर वाला हो गया कि जहां पे ऑब्जर्वर को आपने पानी के अंदर भेज दिया और ऑब्जेक्ट हवा में है, तो फिर एपरेंट डेप्थ देखिए क्या हो जाएगा, डी म्यू1 जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्जेक्ट हवा में है तो 1 हो जाएगा, और म्यू टू जहाँ पे ऑब्जर्वर है, मान लीजिए पानी के अंदर ऑब्जर्वर है तो म्यू ऊपर चला जाएगा, तो म्यू टाइम्स डी हो जाएगा। तो अगर आप पानी से किसी चीज, पानी के अंदर बैठ के आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देखेंगे तो जितनी दूरी है उसकी एक्चुअल उससे ज्यादा दूर दिखाई देगा, क्योंकि म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। हवा में है और पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपकी आंखें हवा में है और पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, तो डी बाई म्यू हो जाएगा, जितनी दूरी होगी उससे कम दिखाई देगा क्योंकि म्यू से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, डन सर। ठीक। मैं इस पे एक सवाल कराता हूं बच्चों, फिर और आगे बढ़ेंगे इसी में। एक बहुत बेसिक सा सवाल है बच्चों, बहुत बार आप लोग शायद दिखे होंगे कभी। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों कि एक बर्ड है और उसकी दूरी सरफेस ऑफ वाटर से 36 सेंटीमीटर है, और जस्ट उस बर्ड के जस्ट नीचे एक फिश है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कोई फिश है और उसका दूरी सरफेस ऑफ वाटर से लेट्स से 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों ये एयर है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही मान के चलिएगा इसका। वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 मान लीजिएगा वाटर का। आपसे पहला सवाल पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड from fish as seen by bird। बच्चों आपको बताना कि बर्ड को कितनी दूरी पे फिश दिखेगी उससे। जैसे अभी की जो दूरी है वो 36 और 48 है एक्चुअल में दूरी, पर उसको कितनी लगेगी, बर्ड को कितनी लगेगी वो पहला बताना है। और फिर दूसरा बताना है डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द फिश एज सीन बाई फिश। तो फिश को बर्ड कितना दूर लगेगा और बर्ड को फिश कितना दूर लगेगा, दोनों बताना है। तो आप पहले वाले का जवाब दे दीजिए, फिर दूसरे वाले का कर सर 66 सर, पहले वाले का 66 आ रहा है, 66 सेंटीमीटर। यस सर। ओके, 72 आ रहा है पहले वाले का। यस सर। ओके, फर्स्ट का 36। फर्स्ट का बच्चों देखिए सर पहले वाले का 36 आ रहा है। 36 आ रहा है। सर पहले का 72 और दूसरे का 96। ओके, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश एज सीन बाय बर्ड। तो देखिए बच्चों, देखिए अगर हवा में है बर्ड और पानी के अंदर है फिश, तो मुझे बताइए बर्ड को क्या लग रहा होगा कि फिश 48 सेंटीमीटर के नीचे है या 48 सेंटीमीटर के ऊपर है। बर्ड के बारे में बात हो रही है, एज सीन बाय बर्ड। सर ऊपर है, ऊपर लगेगा है ना, तो यहाँ कहीं पे लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। और डी एपरेंट हो जाएगा, जो ओरिजिनल डेप्थ है उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी 4/3 से डिवाइड कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये आ जाएगा 36 आ रहा है सर। 36 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सबको? यस सर। यानी ये दूरी 36 हो जाएगी। अगर ये दूरी 36 है तो देखिए सरफेस तो उसको 36 ही दिखेगा और फिश 36 और नीचे दिखेगी, तो 72 आएगा इसका आंसर, पहले वाले का 72। समझ पाए हैं आप? यस सर, यस सर, यस सर। इसको 30 माने थे हमने, ऊपर वाले को 30 दिखा था हमको, तो इसलिए जो 30 को 36 आ गया। ठीक। अच्छा, अब ये देखिए आप, एज सीन बाय फिश। अब फिश अगर मान लीजिए बर्ड को देख रही है तो एपरेंट डेप्थ जो आपको बर्ड फिश, सॉरी एज सीन बाय फिश, तो बच्चों ऑब्जर्वर इस बार फिश है, देखिए ना, एज सीन बाय फिश, तो फिश ऑब्जर्वर है, यानी ऑब्जर्वर मीडियम म्यू में है और वो बर्ड को देख रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए फॉर्मूला कि d डिवाइडेड बाई, है ना, तो μ2 by μ1। μ2 by μ1। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखिए एज सीन बाय फिश, तो फिश के लिए ऑब्जेक्ट तो बर्ड हो जाएगी, ठीक है, और ऑब्जर्वर फिश है, तो बर्ड के लिए रख देंगे 1 डिवाइडेड बाई, है ना, μ2 by μ1। तो
ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बच्चों फिश है दूसरे वाले केस के लिए, और फिश कहां पे बच्चों 4/3 पे है, 4/3। तो ये 4/3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 इंटू डी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जैसे पानी से कोई चीज है और ऊपर देख रही है, पानी में है कोई चीज और हवा में देख रही है, तो डी अपेरेंट डायरेक्ट याद रख लीजिएगा म्यू टाइम्स डी, क्योंकि वो दूर दिखेगी है ना, इसलिए म्यू मल्टीप्लाई होगा। तो 4/3 इंटू डी, तो 4/3 हो गया, और डी कितना रख देंगे बच्चों, डी के लिए एस सीन बाय फिश 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर रखेंगे, तो 36 रखेंगे बच्चों, तो 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको 48 दिखेगी दूर बर्ड को, और ये तो 48 ऑलरेडी है ही, और इसको यहां से लेकर यहां तक कितना दिखेगा, 48 और दिखेगा। ठीक है, ये तो 48 है ही, 48 दूर और ये दिखेगी, तो 48 और 48 96 हो जाएगा, 96। तो 96 इसका आंसर आएगा। बच्चों समझ पाए हैं आप ये सर डिस्टेंस यस ऑफ जी सर बर्ड फ्रॉम फिश एज सीन बाय फिश, क्लियर है क्या ये 96 दूसरा वाला? जी सर यस सर। सर नोट कर लीजिए। डन सर। ठीक, अब इसके आगे बच्चों आगे पढ़ेंगे। अगर आप डीपीपी 1 2 3 4 जितने मैंने आपको दिए थे, तो एक एक करके पूछ लीजिए। डीपीपी 1 में किसी कुछ पूछना है, कुछ डाउट है आपको डीपीपी 1 में? नहीं सर अब हो गया है, डीपीपी 1 डीपीपी 1 हो गया है। यस सर। डीपीपी 2 में कोई डाउट है किसी को? 7 नंबर बता दीजिए सर। कौन से वाले का? डीपीपी 2 का टीपीपी 2 का। डीपीपी 2 का 7 नंबर, ओके। सर जिनको डाउट्स नहीं है वो जाए। हाँ हाँ, जिनको नहीं हो जा सकता। तो बच्चों इसमें जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू प्लेन मिरर डिस्टेंस ए, तो जो देखिए यहाँ पे बीचों बीच ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, ये दूरी a/2 है और ये दूरी भी a/2 है। ठीक है, मैं इसको मिरर ए बोल देता हूँ और इसको मिरर बी बोल देता हूँ, और दोनों से बनने वाली इमेजेस को हम लोग एक एक करके लिखेंगे। तो ए से पहली वाली बनेगी वो a/2 बनेगी, और बी से जो पहले वाले बनेगी वो a/2 बनेगी। फिर a जोड़ देंगे इसमें तो 3a/2 हो जाएगा, इसमें a जोड़ देंगे तो 3a/2 हो जाएगा, फिर इसमें a जोड़ेंगे तो 5a/2, और इसमें a जोड़ देंगे तो 5a/2, ऐसे करके बनती रहेंगी इमेजेस। तो अगर एक ही साइड देखा जाए तो पहली a/2 पे बनेगी, फिर दूसरी 3a/2 पे बनेगी, फिर तीसरी 5a/2 पे बनेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह सेम इसके पास भी सिचुएशन बनेगी, a/2 3a/2 5a/2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब nth ऑर्डर, तो देखिए बच्चों फर्स्ट ऑर्डर हो गई, ये सेकंड ऑर्डर हो गई, ये थर्ड ऑर्डर हो गई, nth ऑर्डर का निकालना है। यानी एक तरह से देखा जाए बच्चों तो nth टर्म निकालना है एक एपी का। एपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए a/2 से 3a/2 एक का अंतर, फिर एक का अंतर, फिर एक का अंतर, तो कॉमन डिफरेंस a है। तो nth टर्म ऑफ एपी ये होता है a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म बच्चों a/2 और nth टर्म निकालना है तो n-1 कॉमन डिफरेंस है a। ठीक है, तो ये बन जाएगा a/2 प्लस n-1 इंटू a, ये nth टर्म है। nth ऑर्डर की जो इमेज होगी वो एक मिरर से इतनी दूरी पे होगी, जितनी दूरी इस मिरर से होगी nth ऑर्डर की जो है हमारे पास इमेज, यानी कि a/2 प्लस n-1 इंटू a। दूसरी वाली मिरर के लिए भी nth ऑर्डर यहीं पे होगा, a/2 प्लस n-1 इंटू a। ठीक है, तो मिरर से दूरी तो दोनों मिरर की इतनी हो जाएगी, इमेजेस की इतनी हो जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन nth ऑर्डर इमेजेस फॉर्म्ड इन टू मिरर, तो दोनों के बीच की दूरी बताना है, यानी इस इमेज और इस इमेज के बीच की दूरी बताना है। तो इधर वाला आप इधर वाला और इधर वाला सेम है, तो इस दूरी का 2 गुना कर दीजिए, है ना, 2 इंटू a/2 प्लस n-1 इंटू a। इस वाली दूरी का डबल कर दिया, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जुड़ जाएगी, क्योंकि इससे लेकर यहां तक की दूरी निकालना है, और बीच में a है तो प्लस a कर दीजिए। आए बच्चों समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 2an माइनस 2a प्लस a, तो ये आ जाएगा माइनस 2a और ये कैंसिल हो जाएगा, 2an आ जाएगा। तो nth ऑर्डर की जो इमेजेस हैं उनके बीच का दूरी 2an आ जाएगा। ठीक है सर।
सर डीपीपी 3 में डाउट है सर। ठीक ठीक। डीपीपी 2 में किसी को और कुछ पूछना है बच्चों? डीपीपी 2 में नहीं सर और सर सर एक बार 6 वाला बता देना डीपीपी 2 में। हाँ ठीक है। तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा आंसर, क्या लगता है आपको? आपने कुछ सोचा इसके बारे में? देखिए मैंने इसमें बताया था कि जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो मैन की हाइट की आधी होनी चाहिए, पर उसके साथ कंडीशन भी ये थी कि उसके हाँ उसको ग्राउंड से आधा दूरी ऊपर होना चाहिए आदमी के, है ना? Yes, और sir. आई लेवल से नीचे। पर इन्होंने क्या किया, पूरा जो h/2 हाइट का मिरर है ना वो पूरा यहीं पे रख दिया है। एक्चुअल में मिरर को शुरुआत यहां से करनी चाहिए, पर मिरर खत्म ही हो जा रहा है जहां से उसको शुरू होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर कुछ भी नहीं देख पाएगा, कोई भी अपनी आपकी इमेज नहीं देख पाएगा, तो 0 होगा इसका आंसर। क्योंकि फिफ्थ पूछिए लग रहा है। क्या क्या? वो फिफ्थ पूछी थी, आप सिक्स्थ बता रहे हैं। अच्छा फिफ्थ पूछी थी क्या? यस सर। वो बेटा कौन सा पूछना चाह रहे हैं आप? फिफ्थ पूछना चाह रहे हैं, सिक्स्थ पूछना चाह रहे हैं? चलिए अच्छा डीपीपी नंबर 3 में क्या पूछ रहे थे आप? सर ये डीपीपी नंबर 3 में जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें सर ऐसे पहले तो उसका मतलब वी निकाल लिया है, वो आया 20/3 सेंटीमीटर आके। आप एक सेकंड मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ, आप बताते जाइएगा। ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है और उसको एक मिरर के सामने रख दिया है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हाइट है। हाँ अब आप क्या कह रहे हैं बताइए। सर उसमें पहले सर हम लोग मिरर फार्मूला यूज करके उसका वी निकाल लिया, 20/3 सेंटीमीटर आया है। कितना आ रहा है उसके मिरर बाद मतलब वी का वैल्यू सर कितना वी आ रहा है? 20/3 आ रहा है सर। 20/3 प्लस का आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, फिर क्या किया आप? सर उसके बाद सर मैग्निफिकेशन वाला जो है -v/u = hi/ho। वेरी गुड। उससे सर वो निकाल के hi निकाल लिया तो वो +1/3 आ रहा है। ठीक है। तो उस पे फिर उसके आगे क्या करना है ये नहीं समझ, डिस्टेंस कैसे निकालना है? तो डिस्टेंस आप हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है, दोनों टिप के बीच की दूरी, है ना? मैं थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा है, और जो दूरी पूछ दी गई है आपसे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ दी गई है, ठीक है। तो ये दूरी आप कैसे निकालेंगे? तो ये दूरी आपको पता है ना? ये दूरी कैसे निकालेंगे कि यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है u मान लीजिए ये, और ये दूरी v है, तो u + v कर देंगे तो यहाँ की दूरी आ जाएगी u + v, ठीक है। और ये 1/3 है और ये 1 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 2/3, ठीक है। और ये हाइपोटेनस है तो ये जो हो जाएगा अंडर रूट जो भी आपने दोनों के बीच की दूरी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बिल्कुल, यूनिट्स का ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि 1 mm है और 1 सेंटीमीटर है। सर और ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था सर उसमें आंसर आ रहा था प्लस का 15 और प्लस का 30, तो उसमें जरा बता दीजिए कैसे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा ओके, प्लस का 30 और प्लस का 15 दो आंसर आ रहे थे आपके? यस सर। तो देखिए प्लस का 30 इसलिए लिया जाएगा क्योंकि मिरर के बीच की दूरी ही 22.5 है, ठीक है। यस मिरर के बीच की दूरी 22.5 सेंटीमीटर है, तो अगर आप 30 सेंटीमीटर इधर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो फिर वो इमेज ही नहीं बना पाएगा, है ना? इससे रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो डीपीपी नंबर 3 तक। हाँ बोलिए सर, इसको दोबारा एक्सप्लेन करना, ही समझ नहीं आया ये वाला। कौन सा वाला? 2 मिनट ये वाला 22.5 के वो है जो है। आपने इसको मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें कि ये क्यों रख रहे हैं हम लोग 30 सेंटीमीटर दूर क्यों नहीं ले रहे हैं ऑप्शन, ये नहीं समझ में आया आपको? ये सवाल ही नहीं समझ में आया? सर सवाल पूरा ही नहीं समझ आ रहा, कैसे सॉल्व करना है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। एक बार ठीक पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं बताता हूँ। देखिए सवाल में बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन अ प्लेन मिरर एंड अ कॉन्केव मिरर फेसिंग ईच अदर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स इज 22.5। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 है, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्केव मिरर पूछा है तो x मान लेते हैं। सो दैट द आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो 2 बार रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है और बोला गया है कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव।
तो कॉनकेव से ही पहला रिफ्लेक्शन आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ से देखिए, जैसे पहला रिफ्लेक्शन आप कॉनकेव से कंसिडर करेंगे तो कॉनकेव से रिफ्लेक्शन होना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए कि यस सर। रे जाए, रिफ्लेक्ट करे मिरर से, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे बन जाए, ठीक है, Yes, ऐसा sir. होना चाहिए, तभी हो जाएगा कि पहला रिफ्लेक्शन इधर हुआ और फिर दूसरा रिफ्लेक्शन इधर हुआ और तीसरा रिफ्लेक्शन, मतलब पहला रिफ्लेक्शन इधर, दूसरा रिफ्लेक्शन इधर, उसके बाद यहाँ पे फाइनल इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ये दूरी x है तो ये दूरी 22.5 माइनस एक्स होगी। ये कैसे पता चल गया सर? क्योंकि टोटल 22.5 है, ये x है तो ये 22.5 माइनस एक्स होगी। तो Yes, देखिए, sir. जब अगर आप चाहते हैं कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होके इमेज यहाँ बने तो ये जो रे आनी चाहिए ना, ये कोइंसाइड होनी चाहिए 22.5 माइनस एक्स पे मिलनी चाहिए, क्योंकि जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज उतनी ही दूरी पे इधर मिरर बना देगा। तो ये दूरी जी, 22.5 माइनस एक्स होनी चाहिए। यानी कि कॉनकेव मिरर से जब पहली बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो पहली रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनना चाहिए कॉनकेव मिरर के फोकस से वो यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। जी सर। तो जी सर। आप क्या करिएगा, सवाल करते समय u को रख दीजिएगा माइनस एक्स और v को रख दीजिएगा, v की पोल से दूरी हो जाएगी तो आप रखिएगा टोटल ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 22.5 माइनस एक्स और प्लस 22.5 माइनस एक्स। तो देखिए एक प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 22.5 प्लस 22.5 ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। तो v का वैल्यू आप रखिएगा माइनस साइन के साथ 45 माइनस एक्स और फोकल लेंथ आपको दे रखा है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपकी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, जैसे बता रहे थे कि एक 15 मिली और एक 30 मिली। तो 30 को इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि 30 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता दूरी x का, क्योंकि दोनों की मिरर के बीच की दूरी ही 22.5 है, तो 30 नहीं लिया सकता, 15 को ले लिया जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, चलिए बच्चों, बाकी अगर डाउट है तो फिर अगली क्लास में पूछेगा और कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। तो डीपीपी नंबर 4 कर सकते हैं बच्चों आप पूरी तरीके से सॉल्व, और डीपीपी नंबर 4 तक कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू। ठीक है सर, बाय सर। बाय बेटा।